अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे जी स्ट्रक्चर के लेक्चर से। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हमने देखने हैं स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर्स से पहले हम लोग एक अपने कंसेप्ट को देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था जी, यूज किए थे हमने वेरिएबल्स। ठीक है जी। वेरिएबल्स के अंदर हमने बात की थी, ये वेरिएबल्स अपने अंदर वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं ऑफ इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, या फिर फ्लोट टाइप की, कोई बुलियन टाइप की वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो अपनी टाइप का सिर्फ एक तरह का ही डाटा अपने अंदर स्टोर करवा सकते हैं। उस चीज़ के देखते हुए हमें जब कलेक्शन ऑफ डाटा की जरूरत पेश आई थी, तो हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था जी, एरेज का। हमने कहा जी, एरेज ऐसा स्ट्रक्चर है, एक डाटा स्ट्रक्चर जो कि अपने अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर करता है और सेम टाइप का। ठीक है। सेम टाइप या होमोजीनियस टाइप का। ठीक है। होमोजीनियस टाइप का अपने अंदर डाटा स्टोर करवाती थी एरे। ठीक है। ये चीज़ें हमने एरेज की प्रॉपर्टी के अंदर देखी। ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं, हम बात करते हैं कि अगर लेट से हमें चाहिए हो ऐसा डाटा जिसमें सेम डाटा टाइप ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम एरेज की बात करें तो हमने एग्जांपल ली थी मार्क्स की। ठीक है। स्टूडेंट के मार्क्स की। तो वो स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो हमेशा सेम टाइप के थे, यानी कि इंटीजर नंबर्स थे। तो अगर इसके अलावा अगर हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करवानी हो, स्टूडेंट की इन्फो के अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो चीज़ें स्टोर करवानी हो तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है। तो स्टूडेंट की इन्फो, लेट से आप कह दो कि स्टूडेंट का आईडी है। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट का नेम, उसकी क्लास, इसके अलावा उसका सेक्शन, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इसके अलावा लिस्ट ऑफ उसके मार्क्स, डिपार्टमेंट, जेंडर, एज। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जी इसके स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर। तो अगर आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाह रहे हो तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो एरे के अंदर स्टोर नहीं हो सकती। उसकी रीज़न क्या है जी, कि आपकी जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है वो तो डिफरेंट डाटा आइटम्स को होल्ड करके बैठी हुई है। ठीक है। लेट से अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी मोस्टली इंटीजर टाइप का होता है, और अगर हम बात करें नेम की या क्लास की तो वो आपकी कोई करेक्टर टाइप की एरे होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक्शन की बात करें तो वो किसी करेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वो भी करेक्टर एरे के अंदर आएंगे। लिस्ट ऑफ मार्क्स है, वो कोई इंटीजर टाइप की एरे के अंदर स्टोर करवाए जा सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट है, वो भी कोई करेक्टर एरे के अंदर स्टोर होगा। ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के बाद जेंडर है, जेंडर कोई करेक्टर वेरिएबल के अंदर आ सकता है। इसके बाद आ जाती है जी एज। एज आपकी अगेन एक करेक्टर इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई जा सकती है। ठीक है। जब हम ये चीज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो तो सारी ही डिफरेंट टाइप के डाटा को होल्ड करके बैठी हुई है। ठीक है। तो इसके लिए हम कोई एक एरे नहीं यूज कर सकते। रीजन ये है कि करेक्टर एरे अगर यूज करते हैं तो उसमें इंटीजर वैल्यूज नहीं आ सकती, इंटीजर यूज करते हैं तो उसमें करेक्टर नहीं आ सकती। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमें कलेक्शन ऑफ डाटा रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जहाँ पर हमें कलेक्शन ऑफ डाटा रिक्वायर्ड हो, लेट से अगर हम बात करते हैं ऐसा डाटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ठीक है। जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो सारी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जब आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या यूज करते हो, उस टाइम पर आपको जरूरत पेश आती है जी स्ट्रक्चर्स की। ठीक है। तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे जो कि अपने अंदर हेट्रोजीनियस टाइप के डाटा को स्टोर कराती है। तो इस चीज को हम कहते हैं जी
स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स क्या है जी? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप, जिसमें कि हेट्रोजीनियस टाइप का आप डाटा स्टोर करा सकते हैं। एग्जांपल आपने देखी थी, इसकी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा और इसकी कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मजीद हम कर सकते हैं जी एम्प्लॉय रिकॉर्ड सिस्टम में। इसके अलावा कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। थर्डली आप देख सकते हो जी बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वहाँ पर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी हमने इस चीज़ को यूज़ कैसे करना, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर इन C++ ये है कि हमें स्ट्रक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्ट के कीवर्ड के बाद हम बताएंगे जी हमने किस टाइप का डाटा इसके अंदर स्टोर करवाना है, उससे रिलेटेड ही हम स्ट्रक्चर का नाम रखेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कहती हूँ कि मुझे लाइब्रेरी का डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर का नाम लेट्स से लाइब्रेरी रख देती हूँ, ठीक हो गया। जब मैं इसका नाम लाइब्रेरी रखूंगी तो मुझे इसके अंदर के मेंबर्स डिफाइन करने होंगे, ठीक है। अब वो मेंबर्स क्या हैं? अच्छा जी, अब वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में आप टेबल बनाते हो, तो जो टेबल्स आप वहाँ पर बनाते हो उसी तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहले जो चीज़ें थी वो सिंप्लीफाइड थी जब आप फाइल बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे थे, तो उसके बाद डेटाबेस सिस्टम आए थे। तो फाइल बेस्ड सिस्टम में जब आप काम करवाते हो तो और C++ को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स बेसिकली बनाते हो टू होल्ड डिफरेंट फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा। तो जो टेबल्स आप डेटाबेस में क्रिएट करते हो वही यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, और जो आपने उनके अंदर एट्रीब्यूट स्टोर करवाए होते हैं वो यहाँ पर कहलाते हैं फील्ड्स या मेंबर्स, ठीक है। तो वो जो फील्ड्स या मेंबर्स हैं वो अब हम स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करनी है अब लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर जो है उसकी फील्ड्स क्या हो सकती हैं, ठीक है जी। उसकी फील्ड्स लेट से कोई इंटीजर टाइप का बुक आईडी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई कैरेक्टर टाइप का बुक नेम हो सकता है, ठीक है। और उसके अंदर स्टोर करवाई हुई हैं हमने कोई वैल्यूज 40 रख लेते हैं इसकी साइज, क्योंकि बुक नेम अक्सर लंबे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कैरेक्टर टाइप का कोई ऑथर हो सकता है, ठीक है। ऑथर का नाम भी आपका एरे में लेट से 30 उसकी साइज रख लेते हैं। और लास्टली जो है वो हम कैरेक्टर टाइप का कोई पब्लिशर ले लेते हैं, ठीक है। और वो पब्लिशर जो है वो भी लेट से 20 का है साइज, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं जी फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको कहते हो जी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक चीज़ और अब आपने जो याद रखनी है इसके सिंटेक्स में कि आपका स्ट्रक्चर हमेशा टर्मिनेट होता है विद अ सेमीकोलन, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर हमेशा टर्मिनेट होता है सेमीकोलन के साथ, ठीक है। और इसके हमेशा ऑब्जेक्ट्स बनते हैं आपके मेन के अंदर, ठीक है जी। इंटीजर मेन, ठीक है। और उसके अंदर आप इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आएंगे। अब हमने जब इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली जो इसके मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए और उनमें डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं जी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब आपने कोई क्रिएट करना है तो उस ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे? जिस तरह से आप लिखते थे इंट a इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसका मतलब था कि आप इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल यूज करते हो और उसके अंदर 10 स्टोर कराते हो। तो इसी तरह से जो स्ट्रक्चर है उसका जब आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप स्ट्रक्चर की टाइप का, स्ट्रक्चर इस टाइम है हमारा लाइब्रेरी, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर की टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगे, लेट्स से मैं उसका नाम रखती हूँ ऑब्जेक्ट 1 OB1, ठीक है। और उसके अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर करानी है। वैल्यूज उसमें कैसे स्टोर होती हैं, आपको डॉट ऑपरेटर को यूज करना होगा टू एक्सेस ईच मेंबर ऑफ लाइब्रेरी या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए डॉट ऑपरेटर लगाकर आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हो इस तरह से, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो आप इसके अंदर यूजर से भी वैल्यूज इनपुट कर सकते हो। लेट से मैं चाह रही हूँ कि ये चीज मैं यूजर से एंटर करवाऊँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी जी सी आउट एंटर बुक नेम, एंटर बुक नेम, ठीक है जी। अब बुक का नेम मैंने एंटर करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सी इन करूंगी, ठीक है। और सी इन करके मैं यूजर से वैल्यू लूंगी बुक नेम के अंदर। बुक नेम अब क्योंकि एक स्ट्रक्चर का मेंबर है, तो फिर मुझे स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा टू स्टोर द वैल्यू, ओ सॉरी टू एक्सेस द वैल्यू, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट बुक नेम के थ्रू मैं उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये एरे है तो मुझे एक लूप बनाना पड़ेगा और लूप के थ्रू मुझे इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना होगा। फोर इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 40, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम यूजर से भी ऑब्जेक्ट को अंदर वैल्यू ले सकते हैं और आप डायरेक्ट उसके अंदर कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज भी दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा है कि डॉट ऑपरेटर is used to access different members of the structure, ठीक हो गया। तो ये होती है जी स्ट्रक्चर्स के यूजेस, ठीक है। अच्छा जी, किस तरह से उसको आप डिक्लेयर कराओगे, किस तरह से आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और किस तरह से आप उसके मेंबर्स को एक्सेस करके उनमें वैल्यू स्टोर करवाओगे और किस तरह से उनके वैल्यूज को अब आप एक्सेस करोगे। लेट से अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू रखवाई थी उसको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, जो मैंने 0 1 रखवाया था और मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो क्या करना होगा, हमें सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट लिखकर अगर मैं उसमें लिखूंगी कि OB1 डॉट बुक आईडी, तो जो भी आपने बुक आईडी उसके अंदर स्टोर करवाई होगी वो आपको वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वहां से वैल्यू गेट भी कर सकते हो और वहां पर वैल्यू स्टोर भी करवा सकते हो यूजिंग डॉट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी लेकर देख लेते हैं फॉर अनदर स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट से मैं स्ट्रक्चर लेती हूँ यहाँ पर STRU स्ट्रक्ट, और वो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जी कार के लिए, ठीक है जी। कार के लिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाने लगी हूँ। तो कार के मेंबर्स क्या हमारे पास हो सकते हैं, कार के मेंबर्स पॉसिबली हमारे पास हो सकते हैं जी कोई स्ट्रिंग टाइप का या कैरेक्टर टाइप का उसका मॉडल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई उसका कैरेक्टर टाइप का कलर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोई उसकी इंटीजर में प्राइस हो सकती है। इसके अलावा कोई लेट्स से कि इंटीजर में ही उसका इंजन नंबर, ठीक है। अब जो मैं दूसरी ऑप्शन आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि आप जो इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स का पहले से आइडिया होता है तो आप ऑब्जेक्ट्स अपने स्ट्रक्चर के फौरन बाद, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के फौरन बाद दे सकते हैं इस सेमीकोलन से को टर्मिनेट करने से पहले। लेट से अगर मैं इसका लेती हूँ OB1 ऑब्जेक्ट, इसके अलावा OB2 ऑब्जेक्ट, कोई कार के नाम ले लिए, लेट से वेट्स हो गई,
कॉला हो गई और ठीक है। तो ये चीजें जो हो गई, आप इसको यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करा सकते हो और एंड पे आपने उनको टर्मिनेट करना है विद ए सेमीकोलन। ठीक है जी। अब अगर आप इसके अंदर मेन के अंदर वैल्यूज लेना चाहो तो आप किस तरह से लोगे, यहाँ पर आए जी इंट मेन। ठीक है, मेन के अंदर आपने वैल्यूज लेनी है तो आप इसको यूं कर सकते हो जी सी इन ob1 ob1 डॉट मॉडल कॉमा सॉरी कैस्केड करेंगे सी ob1 डॉट सी कलर ob1 डॉट प्राइस ob1 डॉट इंजन नंबर। ठीक है, तो आप ये चीज़ इसके अंदर करवा सकते हो। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर वैल्यूज किस तरह से इनपुट करनी है और किस तरह से नहीं। तीसरी चीज़ जो मैंने अब आपको एक और बतानी थी वो ये कि आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हो। वो किस तरह से करोगे, बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इसको देखो तो आपके पास अगर ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट और फिर तीसरा एंड द लास्ट वन। अच्छा जी, ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। अब हर ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास उनके चारों मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है कि लेट से अगर ये आपका ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हुआ था, ob1, ठीक है, तो ob1 के लिए लेट से हम मॉडल देते हैं abc। ठीक है, और उसके बाद हम उसका कलर ले लेते हैं येलो, और फिर उसके बाद उसकी कोई प्राइस रखते हैं, प्राइस लेट से ये थी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका कोई इंजन नंबर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो यूजर ने इनपुट की वो ये सारी थी। ठीक है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट 2 आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर लेट से हमने वैल्यूज कोई रखवाई थी एक्स वाई जी। ठीक है, उसके बाद कलर ग्रीन। ठीक है, उसकी कोई प्राइस होगी, उसके बाद फिर हम उसके अंदर कोई उसका मॉडल नंबर देंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ob1 के लिए एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया और उसके अंदर सारे मेंबर्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसका भी पूरे जितने मेंबर्स होंगे उतने ही उसके अंदर आप मेंबर्स क्रिएट करोगे। इसी तरह से अब आप अगर इसकी बात करो लास्ट वाले की, तो मैं इसके अंदर लिखती हूँ जी ये कौन सा है स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो जब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाने लगेंगे, लेट से मैंने अभी आपको कहा है कि हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर मैंने वेट्स को कोई स्ट्रक्चर की वैल्यू असाइन करनी है तो मैं लिखूंगी वेट्स इक्वल टू, लेट से मैं ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू इसको असाइन करना चाह रही हूँ तो मैं इस तरह से लिखूंगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या होगा, वेट्स को असाइन हो जाएंगी ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज। तो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज हैं जी ए बी सी। ठीक है जी, उसके बाद उसका कलर है वाई येलो, और फिर उसके बाद उसकी प्राइस आ जाएगी, और फिर उसके बाद हम उसका इंजन नंबर बता देंगे।
ठीक है। तो जब आप असाइनमेंट करते हो तो क्या होता है कि सेम टू सेम वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी असाइन हो जाती हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद ये वैल्यूज आपकी ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब आपने असाइन किया है इसके अंदर ये चीज़, तो सेम टू सेम जो सारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू थी ऑब्जेक्ट वन के जितने भी मेंबर्स की वैल्यूज थी वो सारी की सारी आपके बिट्स के ऑब्जेक्ट में मेंबर्स को असाइन कर दी गई हैं। ठीक है। तो इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट स्ट्रक्चर के मेंबर्स क्रिएट किए जाते हैं और उनके अंदर फिर वैल्यूज अगर यूजर दे रहा है तो यूजर वाली स्टोर करवा देंगे, अदरवाइज अगर आपने उसको कुछ असाइन किया तो उस वाली की असाइनमेंट इधर आकर कॉपी कर दी जाएगी, और अगर आपने कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज दी है तो वो हार्ड कोडेड वैल्यूज को उठाकर उसके अंदर स्टोर करवा लेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं और देखते हैं जी एक बार अपनी स्लाइड्स को कि स्लाइड्स के अंदर क्या है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर हम एरे की बात करें तो एरे होमोजीनियस टाइप का डाटा अपने अंदर होल्ड करती थी। जो स्ट्रक्चर है वो अपने अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा होल्ड करेगा, दैट मीन्स हेट्रोजीनियस टाइप का। ठीक है। स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके डाटा जो इकट्ठा रखा जा सकता है उसको अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड, एड्रेस बुक्स हो गई, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह हो गए। ठीक है। और जो इसके अंदर आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स या फील्ड्स कहते हैं। और उन मेंबर्स या फील्ड्स को आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हो। ठीक है। आगे आती है जी डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें स्ट्रक्ट का कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर की टाइप और उसके सारे मेंबर्स की लिस्ट हम बनाएंगे और एंड में उसको ब्रैकेट एंड क्लोज करके और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर से सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दिया जी, आप डेट का स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैंने डी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी डी डेट जो है वो एक कीवर्ड है हमारे C++ का, तो वो मुझे वो बनाने नहीं दे रहा था, इस वजह से इसको कैपिटल डी के साथ मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। उसमें मैंने स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स या मेंबर्स डिफाइन किए हैं। 3 मेंबर्स मैंने डिफाइन किए हैं। पहला मेंबर है जी डेट का, डे, उसके बाद मैंने उसका मंथ बताया और तीसरी चीज मैंने उसको ईयर बताई है। ठीक है। डॉट ऑपरेटर यूज होगा। उसके अलावा ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कि मेन में जाएंगे, डेट टाइप के मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, एक DA1 और एक DA2। ठीक है। DA1 के अंदर मैंने यूजर से वैल्यूज गेट की हैं DA1 डॉट डे, DA1 डॉट मंथ और DA1 डॉट ईयर करके। ठीक है। उसके बाद मैंने DA2 को असाइन कर दिया है DA1। ये था कि क्या हम किसी स्पेसिफिक मेंबर्स को असाइन कर सकते हैं, ना कि फुल फील्ड को? आप उस तरह से कर सकते हो ना, आप लिखो कि DA1 डॉट डे का डे उठाना है। ठीक है। और उसको असाइन करवा दें DA2 डॉट डे के अंदर। तो आप जब मेंबर्स, ठीक है, यानी कि डॉट ऑपरेटर यूज होगा। हाँ, स्पेसिफिकली जब आप मेंबर को एक्सेस करोगे तो आप उसको फिर उसकी वैल्यू उसके अंदर रखवा दोगे, लेकिन जब आप ओवरऑल सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को लिखकर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को असाइन करोगे तो वो जितनी भी चीजें होंगी ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स के थ्रू एक्सेस की गई होंगी वो सारी दूसरे के अंदर भी स्टोर हो जाएंगी। यस मैम, थैंक यू। ठीक है। ये मैंने बताया। उसके बाद के DA1 और DA2 को आप स्ट्रक्चर के बाद भी, उसकी डेफिनेशन के फौरन बाद भी डिक्लेयर करा सकते थे। ठीक है जी। ये यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर मैं DA1 में हार्ड कोडेड चीजें लिखती हूँ तो मैं उसको कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में बता सकती हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके, और फिर उसके बाद मैं DA2 में यूजर से वैल्यूज गेट कर रही थी। ठीक है। आगे आती हैं स्ट्रक्चर्स की बेसिक्स। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड का एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके अंदर बताया हुआ है कि इंटीजर टाइप की ID होगी, उसका नेम होगा, करेक्टर टाइप की एरे में, फिर जेंडर होगा, फिर डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। फिर मैंने 2 ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट 1 और एक स्टूडेंट 2। ठीक है। ये स्टूडेंट 1 और ये स्टूडेंट 2। लेट से स्टूडेंट 1 में डाटा पड़ा हुआ है जी अली, उसका ID 1, जेंडर मेल, डिपार्टमेंट कंप्यूटर। इधर नेम में आ जाए स्टूडेंट 2 में तो स्टूडेंट 2 में हो सकता है यहाँ पर पड़ा हो हसन, ID में हो 2, जेंडर मेल और कंप्यूटर साइंस का वो भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हो। ठीक है।
तो ये चीजें इस तरह से पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं इस स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप के, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड की टाइप लिखी है, और फिर जैसे पहले होता था कि इंटीजर टाइप का ए और बी वेरिएबल ही है, तो अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप का स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, ये 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए, ठीक है। आप डॉट वेरिएबल को यूज करके उसके डॉट ऑपरेटर को यूज करके मेंबर फंक्शंस या मेंबर्स या फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेम के अंदर आपने अली रखवाना है तो आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट 1 डॉट नेम के अंदर मैंने स्ट्रिंग कॉपी करवाई है जी अली की, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी के अंदर मैंने 1 2 3 को हार्ड कोड किया, ठीक है। यहाँ पे यूजर से नहीं, अभी मैंने वैल्यूज ली हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यूज आपको दिखाई है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी स्टूडेंट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट के अंदर हमने कंप्यूटर रखवाया है, और फिर उसके बाद उसका जेंडर स्टूडेंट 1 डॉट जेंडर जो है वो मेल रखवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं द स्टूडेंट इज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, उसके बाद स्विच की मैंने स्टेटमेंट लगाई है जेंडर के ऊपर, और मैंने कहा है कि अगर जेंडर के अंदर एफ पड़ा हुआ है तो उसके नाम से पहले मैंने मिस लगवाना है, और अगर मेल लिखा हुआ है तो मिस्टर लगाएंगे। उसके बाद मैंने उसको फौरन से स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करवाया, यानी कि अगर वो लड़की होगी तो मिस, और उसके बाद उसका नाम डिस्प्ले होगा, अगर लड़का होगा तो मिस्टर के बाद उसका नाम डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आप इसको डॉट के थ्रू इसके मेंबर्स को एक्सेस करके ऑब्जेक्ट के थ्रू कहीं भी किसी भी मकसद के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, जैसे एक बैंक का स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर मैंने बैंक अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, उसका बैलेंस और उसकी बर्थडे स्टोर करवाई है। इसी तरह से स्टूडेंट रिकॉर्ड है, उसमें उसका नेम, आईडी, डिपार्टमेंट और जेंडर है। एक स्ट्रक्चर मैंने लिया है जी स्टूडेंट इन्फो का, उसमें उसका आईडी, एज, जेंडर और सीजीपीए स्टोर करवा लिया है, ठीक है। थर्डली फोर्थ जो है हमारा वो है स्टूडेंट ग्रेड का, उसके अंदर उसके नेम, कोर्सेज, लैब, होमवर्क और एग्जाम्स वगैरह स्टोर करवा दिए, ठीक है। तो इसके 5 मेंबर्स थे, इस स्ट्रक्चर के हमारे 4 मेंबर्स थे, इसके भी 4 मेंबर्स थे, और इसके भी 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने एक फुल फ्लैज स्ट्रक्चर का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। आपने सबसे पहले इंक्लूड आयोस्ट्रीम करवानी है, उसके बाद अपना यूजिंग नेम स्पेस लिखना है, नेम स्पेस के फौरन बाद आपने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर टाइम का मैंने डिफाइन किया है, उसमें टाइम के मेंबर्स क्या हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं और सेकंड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद मैं मेन पे आई, मेन में आकर मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विद द नेम डिनर टाइम, ठीक है। फिर मैंने यूजर से कहा है कि जी एंटर डिनर टाइम, उसके बाद न्यू लाइन में जाके मैंने उससे आवर्स मांगे हैं, उसके बाद मैंने यूजर से इनपुट किया है डिनर टाइम डॉट आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उससे मिनट्स मांगे हैं, फिर वो मिनट्स मुझे एंटर करेगा, और फिर उसके बाद मैंने सेकंड मांगे हैं और वो सेकंड मुझे एंटर करेगा। अब जब मैं उसको डिस्प्ले करवाने लगी हूँ डिनर टाइम को, तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले यूजर का चेक किया है कि इफ डिनर टाइम डॉट आवर्स इज लेस देन 10, अगर वो 10 से कम है तो 0 डिस्प्ले करवाए, और फिर उसके बाद डिनर टाइम डॉट आवर्स डिस्प्ले करवाए, ठीक है। इसी तरह से जब मिनट्स हैं वो भी अगर 10 से कम होंगे तो उसके पीछे 0 ऐड कराए और फिर उसको डिस्प्ले करवाए, ठीक है। तो ये चीजें मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए यहाँ पर यूज की हैं कि आप लोग चेक्स डिफरेंट लगा सकते हो हर मेंबर पर अलग अलग बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। आप उसको सिंपल डॉट ऑपरेटर लगाओ, आप उसके मेंबर को एक्सेस करो ऑब्जेक्ट के साथ मिला के, और फिर उसके ऊपर जो भी आपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है वो आप कर लोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ ये चेक किया है कि वो अगर 10 से कम है तो उसके फॉर्मेट के पीछे 0 एंटर कर दे। लेट से अगर मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि क्या उसने आवर्स जो है वो 0 से 23 के अंदर ही एंटर किए हैं या इससे ज़्यादा एंटर कर दिए हैं, तो उस पर भी मुझे चेक लगाना पड़ेगा कि जी यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है उसे चेक किया जाए कि वो विद इन लिमिट्स है भी या नहीं। जैसे अभी मुझसे जुबैर ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम कैलेंडर इसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो हाँ जी इसके थ्रू कैलेंडर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन जब आप कैलेंडर में फिर यूजर से वैल्यूज लोगे तो फिर आपको वहां पर चेक करना पड़ेगा कि उसने डेज में 30 से ज्यादा तो नहीं वैल्यू डाल दी, ठीक है, उसने मंथ्स में 12 से ज्यादा तो नहीं वैल्यू ले ली,
तो इस तरह के जो चेक्स हैं वो आपको यूजर इनपुट के टाइम पे भी लगाने पड़ सकते हैं। मैम यहाँ पर सी आउट हमने मल्टीपल टाइम क्यों यूज किया? हम उसी सी आउट में ही जीरो को शो नहीं करवा सकते? जो मनाहिल आपका क्वेश्चन है उसमें ये डिनर टाइम जो मैंने बनाया है ना, ये डिनर टाइम ये ऑब्जेक्ट है, टाइम की टाइप का डिनर टाइम मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। इस डिनर टाइम ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए डॉट ऑपरेटर के साथ मैंने इसके आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स गेट किए हैं। और जो जुबैर क्वेश्चन कर रहा है उसमें आपने क्या पूछा है कि ये मैंने 0 मैम 18 एंड 19 इन दो लाइंस की बात कर रहा हूँ। सी आउट में हमने दो मल्टीपल यूज किया ना, मल्टीपल टाइम। तो हम सी आउट यहाँ पर जो है एंगल साइंस के बाद जीरो और फिर डिनर टाइम डॉट आवर्स यूज नहीं कर सकते? करवा सकते थे, मेरे पास वो स्पेस का इशू आ जाता है ना, तो फिर मैं इसलिए नेक्स्ट टाइम हाँ में ठीक है, ठीक। मैं शायद इसमें कोई इशू हो। ठीक है मैम। कैस्केडिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को असाइन किया जा सकता है, वो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ठीक है, कि अगर आपने एक स्ट्रक्चर लिया है उस स्ट्रक्चर को दूसरा स्ट्रक्चर, स्टूडेंट 1 में अगर मैंने सारी वैल्यूज ले ली हैं तो मैं स्टूडेंट 2 को वो वैल्यूज असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज उसको भी असाइन हो जाएंगी सेम टू सेम। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी एरेज ऑफ स्ट्रक्चर। एरे सिंपल क्या होती है, लेट्स से इंटीजर टाइप की एरे थी तो उसके अंदर सारा इंटीजर टाइप का डाटा होगा। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर टाइप की एरे लेती हूँ तो उसके अंदर हर एक एलिमेंट जो होगा वो एक इटसेल्फ स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लें, जैसे टाइम का ही स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ था उसको अगर मैं एरे के अंदर स्टोर करवाती हूँ, डिनर टाइम की एरे बना ली है, तो क्या होगा, हर एलिमेंट के अंदर पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट का डाटा वो स्टोर करवाएगा। ठीक है, इस तरह से पहले डिनर टाइम 1 लेगा यहाँ पर। ठीक है, ये फिर उसके बाद उसके अंदर टाइम स्टोर कराएगा, फिर डिनर टाइम 2 ये 2 लेगा, फिर उसके बाद 3 लेगा एंड सो ऑन, जितने भी उसके डिनर टाइम होंगे वो उतने उससे गेट करके ले लेगा। ये एक मैंने हमारा जी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर टाइम का बना लिया। उसके बाद मेन में आए थे, मेन में हमने यूजर से गेट किए थे डिनर टाइम। ठीक है, डिनर टाइम का ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैंने यूजर से इनपुट की थी वैल्यूज सारी। ठीक है, यूजर से वैल्यूज इनपुट करने के बाद मैंने वो सारी वैल्यूज बाद में डिस्प्ले करवाई थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये चीज हम चाह रहे हो कि मल्टीपल टाइम्स हो, तो बजाय ये लाइन ऑफ कोड बार बार हम कॉपी करने के या लूप्स में डालने के, हम इसको फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब फंक्शन लिखना होगा तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी रिटर्न टाइप क्या है। इसकी रिटर्न टाइप मैं कुछ भी नहीं चाह रही, इनपुट का मैं फंक्शन बनाना चाह रही हूँ और इनपुट टाइम के फंक्शन को मैं पास करूंगी एक ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम टाइप का, और ये हमेशा आपका बाय रेफरेंस पास होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने की थी, इसको ऑब्जेक्ट बनाकर तो ये मैंने फंक्शन लिख दी है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या चीज डालूंगी, ये जो चीज मैंने डिनर टाइम की सारी लिखी हुई थी, ये सारी चीज मैं यहाँ से उठाऊंगी और मैं इस के अंदर पेस्ट कर दूंगी, ये जो हमने इनपुट टाइप का फंक्शन बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सिंपल क्या होगा, अब आपका डिनर टाइम क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो रहा है तो मैं उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरह से जब मैंने इसको डिस्प्ले करवाने वाला लिखना है तो मैं कहूँगी वॉइड, उसके बाद डिस्प्ले टाइम, डिस्प्ले टाइम का फंक्शन लिखने के बाद टाइम टाइप का इसको भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू हम इसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस गेट करेंगे। उसके बाद इसकी बॉडी बनाएंगे, बॉडी बनाने के बाद का कोड हम इसमें कॉपी कर देंगे। तो ये जो सारा मैंने कोड लिखा था वो सारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर अब वो फिर डिनर टाइम को चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जो आपने नाम एज पैरामीटर वहां पर यूज किया होगा, आपको वही नाम यहाँ पर अब डिस्प्ले में भी लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि अब डिनर टाइम हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं एज नेम ये, तो फिर मैंने सारों को रिप्लेस भी ऑब्जेक्ट से ही कर दिया है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो इस तरह से हम इसको फंक्शन में डालेंगे। जब हमने इसको कॉल करना है तो हम कॉल किस तरह से करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे जी इनपुट का फंक्शन है, तो इनपुट को कॉल करेंगे और इनपुट को पास क्या करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम, और ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम हमने मेन में बनाया है जी डिनर टाइम, ठीक है। इसी तरह से जब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है तो मैं डिस्प्ले करवाते हुए यहाँ पर इसको लिख दूंगी जी डिस्प्ले डिनर टाइम। अब यहाँ से आप जितने मर्जी चाहें फिर उसको ऑब्जेक्ट्स बनाकर तो पास कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहूँ कि OB1, OB2, तो मैं यही चीज लूंगी दो फंक्शंस कॉल से, बजाय इसके कि पूरा पूरा कोड इनके लिए ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखा जाए, मैं यहाँ पर उसको सिर्फ एक बार OB1 के लिए पास कर दूंगी और एक बार OB2 के लिए पास कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। ठीक हो गया। इसमें किसी को कोई इशू हो तो मुझे बता दे। नो मैम। यही कोड मैंने उधर वो पेस्ट कल किया था दोबारा से। थोड़ा काम है कि प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। आपने क्या करना है, इनपुट के फंक्शन को ना थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है फॉर उसकी इनपुट की चेकिंग के लिए कि क्या इनपुट वैलिड आ रही है या नहीं। लेट से वो आवर्स के अंदर अगर 59 एंटर कर देता है तो क्या आप उसके ऊपर कोई चेक लगा सकते हो। तो इस तरह का काम करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह से मिनट्स जो है 59 से ज़्यादा ना हो, 0 से कम ना हो, सेकंड्स भी 59 से ज़्यादा ना हो और 0 से कम ना हो। तो इस तरह के जो चेक्स हैं जब आप सी इन कर लोगे आर्ट्स को तो फिर उसके ऊपर चेक लगाओगे कि यूजर से दोबारा इनपुट मांगनी है इफ एल्स करके ये नहीं मांगनी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप कर सकते हो इस तरह की प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई इश्यू हो तो मुझे बता दें। मैम आपने जो इनपुट टाइम का फंक्शन बनाया हुआ है जी वॉइड जिसकी डाटा टाइप है, मैम इसके पैरामीटर्स है वो तो हम सेम डाटा टाइप के देते हैं ना, तो टाइम एंड ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी पैरामीटर्स हैं। टाइम जो है ना, पहले हम लिखते थे ना इंटीजर एक्स पास, ये जी इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लेट से जो ऐड का हम फंक्शन लिखते थे उसमें हम कहते थे इंटीजर उसकी रिटर्न टाइप है, ऐड उसका फंक्शन का नाम है और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे जी, इंटीजर टाइप का कोई ए वेरिएबल यूजर उसको मेन से भेजेगा और इसी तरह से इंटीजर टाइप का कोई बी वेरिएबल आएगा और बी उसके ऊपर हम मैपिंग करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से यस यहाँ पर टाइम टाइप का वेरिएबल वो हमें भेजना है ना, ये डिनर टाइम, ठीक है। ये डिनर जी टाइम उसने इनपुट टाइम को भेजा था, तो वो जो टाइम टाइप का वेरिएबल है उसका ऑब्जेक्ट अब हमें यहाँ पर चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसका नाम भी ओबी रखा है ताकि मुझे याद रहे कि ये एक ऑब्जेक्ट आया है टाइम टाइप के स्ट्रक्चर का, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, समझ आइए। जी मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन मैम।